हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंकों वाले, वो हम आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। इसके पहले भी देखिए हमने 5 से 6 वीडियो 2 अंकों वाली प्रोवाइड करा दी है आप लोगों के लिए। अभी तक आपने यदि नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है और साथ ही साथ जन्मजात व अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो अक्सर ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, यानी इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो देखिए हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो किसी प्रकार का जीवधारी हो, उसके अंदर रोगों से लड़ने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है, या उन जीवों से बचाव के लिए या लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। तो किसी भी जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने या बचाव करने की जो क्षमता पाई जाती है, जीवों की रोगों से लड़ने की इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। तो जीवों के अंदर जो किसी भी प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए क्षमता पाई जाती है, उस प्रकार की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए प्रतिरोधकता में जरूर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सभी की सभी जो प्रतिरोधकताएं हैं वो जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद होती हैं, बल्कि कुछ प्रतिरोधकताएं या प्रतिरक्षा ऐसे होते हैं जो कि जन्म के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर विकसित होती हैं, जिन प्रतिरोधकताओं को हम अर्जित प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे अंतर देखते हैं जन्मजात व अर्जित प्रतिरोधकता के मध्य। देखिए 2 अंक में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 ही अंतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है जन्मजात प्रतिरोधकता में यदि हम बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जन्मजात प्रतिरोधकता मतलब एक ऐसी विशेष प्रकार की प्रतिरोधकता जो कि किसी भी जीव में जन्म से ही होती है। मतलब जीवों में जन्म से ही यदि कोई प्रतिरोधकता मौजूद है तो उसे हम जन्मजात प्रतिरोधकता कहते हैं। वहीं यदि कोई ऐसी प्रतिरोधकता जो कि जीवों के जीवन काल में विकसित होती है, उन्हें हम अर्जित प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जन्मजात प्रतिरोधकता जो है यह किसी भी जीवों के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। वहीं अर्जित प्रतिरोधकता का मतलब है कि ये जन्म से मौजूद नहीं होती हैं, ये जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में विकसित होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि यह प्रतिरोधकता सक्रिय प्रकार की होती है। जो जन्मजात प्रतिरोधकता है यह सक्रिय प्रकार की होती है, और जो अर्जित प्रतिरोधकता है वह सक्रिय व निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक देखिए क्या होते हैं, ऐसी विशेष प्रकार की औषधियां जो कि किसी भी प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, या तो उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं। ऐसी औषधियां ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवों को या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, ऐसी औषधियां ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग देखिए सबसे पहले 1942 में सेलमैन वाक्समैन द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले याद रखना कि जो एंटीबायोटिक टर्म है इसको किसने दिया, सेलमैन वाक्समैन ने दिया। कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एंटीबायोटिक के, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इरिसोमाइसिन हो गया, और इसके अलावा पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि काफी इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, जिसको कि हम पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम है जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्वप्रतिरोधकता क्या होती है। तो स्वप्रतिरोधकता आपके 2 या नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए स्वप्रतिरोधकता की यदि बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वप्रतिरोधकता यानी अपनी ही रचनाओं के खिलाफ यदि प्रतिरोधकता विकसित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वप्रतिरोधकता कहेंगे। तो देखिए वह प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है स्वप्रतिरोधकता कहलाती है, और यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को पैदा कर देती है। यानी स्वप्रतिरोधकता की यदि हम बात करें तो यह एक विशिष्ट प्रकार की ऐसी प्रतिरोधकता है जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, और यह प्रतिरोधकता जब विकसित होती है तो कई प्रकार की बीमारियों को भी पैदा कर देती है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, जो हमारे शरीर में ब्लड में जो आरबीसी उपस्थित होती है
उस आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है। तो बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, यदि आरबीसी के अंदर ही स्व प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो वह क्या करेगी, अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है और अपनी ही आरबीसी को नष्ट करके मनुष्य में एनीमिया रोग पैदा कर देती है। तो जैसा कि पता है कि खून में आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होगा, तो कुल मिलाकर के खून की कमी से आपको पता हो कि एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रकार से यह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करती है। तो यदि आरबीसी की प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है और रोग उत्पन्न करती है। कौन सा? एनीमिया रोग। तो स्व प्रतिरोधकता आपको याद रखना है कि एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है या विकसित हो जाती है, जो कि बीमारियों को भी पैदा कर देती है। ऐसी प्रतिरोधकता को हम स्व प्रतिरोधकता कहते हैं और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां देखिए क्या होती है। ऐसी औषधियां या ऐसी मेडिसिन जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, उन्हें ही हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। इसके निरंतर उपयोग से व्यक्ति के व्यवहार में, होशो हवास में एवं बोधगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। अतः इन्हें मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहा जाता है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है? ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उन्हें ही हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। तो वे औषधियां जो कि किसी प्रकार से मनुष्य की चिंतन शक्ति, सोचने समझने की क्षमता एवं मानसिक प्रक्रिया, किसी प्रकार से मेंटली स्ट्रेस या मेंटली जो शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होगी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेंटली जो भी डिसऑर्डर होंगे, तो बेसिकली ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं, उन्हें हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। यदि साइकोट्रॉपिक औषधियों का निरंतर उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति के होशो हवास में, व्यक्ति के व्यवहार में पूरी तरह से एवं सोचने समझने की क्षमता में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए इसे हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं, अर्थात मन को भी परिवर्तित कर देती है ये औषधियां। तो इन्हें हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। और इन औषधियों के लगातार सेवन से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। तो व्यक्ति इसका आदी हो जाता है और लगातार वह उसका सेवन करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरफेरॉन अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो इंटरफेरॉन देखिए क्या है। वायरसों से संक्रमित हुए कोशिकाएं जो ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन्स का स्राव करती हैं, जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं। शाब्दिक तौर पे आपको समझना है कि इंटरफेरॉन जो है प्रतिविषाणु होते हैं। प्रतिविषाणु का मतलब है कि ये ऐसे विशेष प्रकार के विषाणु हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव कर दिया जाता है, और ये प्रोटीन के स्राव के कारण ये अन्य विषाणु जब इन पर संक्रमण करते हैं तो वे उनसे सुरक्षा करती है। यानी वायरसों से संक्रमित ऐसी कोशिकाएं होती है इंटरफेरॉन जो कि ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो प्रोटीन जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें ही इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का भी स्राव करते हैं और बाद में ये पुनः किसी प्रकार के विषाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसी भी कोशिकाओं की, ऊतकों को या किसी प्रकार की कोशिकाओं को। और इस प्रकार इंटरफेरॉन जो है स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से इंटरफेरॉन किसी भी स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमित या वायरसों से संक्रमण होने से बचाते हैं। इन्हें ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन की यदि खोज की बात करें तो इसकी खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने किया था। तो इंटरफेरॉन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सामक औषधियां क्या होती है। तो देखिए सामक औषधियां क्या है। तो बेसिकली सामक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो कि सीधे मस्तिष्क अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। अर्थात ऐसी औषधियां जो कि डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के ब्रेन यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डायरेक्ट निष्क्रिय कर देती हैं, ऐसी औषधियां सामक औषधियां कहलाती है। और ये शरीर को निश्चिंत कर देती हैं, सुस्त कर देती हैं, और इसके अलावा शरीर को पूरी तरह से स्वतंत्र अवस्था में कर देती हैं। और इसकी अधिक मात्रा में यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो इससे नींद भी आने लगती है।
इसीलिए इसे हम निद्रा उत्पन्न करने वाली या नींद उत्पन्न करने वाली औषधियां भी कहते हैं, जिसे हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। तो ऐसी औषधियां जो है नींद भी आने लगते हैं इन औषधियों के लगातार सेवन से, जिस कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप यहां पे देख सकते हैं शामक औषधियों के, जैसे बारबिचुरेट्स हो गई, इसके अलावा बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ये विशेष प्रकार की शामक औषधियां होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है औषधि व्यसन। तो व्यसन एक ऐसा क्वेश्चन है या एडिक्शन जिससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यसन या एडिक्शन क्या होता है? व्यसन या एडिक्शन के कारण आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। तो किसी भी प्रकार से देखिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नशीले पदार्थों पर निर्भरता ही क्या कहलाती है? व्यसन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थों का लगातार सेवन करता है या उस पर आश्रित रहता है, तो उसकी यह निर्भरता ही क्या कहलाती है? मादक पदार्थों के प्रति या नशीले पदार्थों के प्रति किसी व्यक्ति की जो निर्भरता है वही क्या कहलाती है? व्यसन कहलाती है। देखिए सामाजिक दबाव या उत्सुकतावश नशीले पदार्थों का सेवन करके व्यक्ति उत्तेजना व रोमांच का अनुभव करने लगता है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण या आप किसी प्रकार से पाएंगे कि उत्सुकता के लिए वह नशीले पदार्थों का सेवन करता है और बड़ा रोमांच का अनुभव करने लगता है, एक्साइटमेंट या उत्तेजना का अनुभव करने लगता है। और उस व्यक्ति को तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव में यह भी पता नहीं चलता है कि लगातार उसके यह सेवन से उसके शरीर में काफी नुकसान हो जाएगा, तथा एक समय ऐसा आता है कि वह चाय कर भी नहीं छोड़ पाता है और इसकी लत लग जाती है। वह व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, जिस कारण से वह इसको चाय कर भी नहीं छोड़ पाता है, और ऐसी स्थिति को ही हम औषधि व्यसन कहते हैं। इसके बाद देखिए व्यसन या एडिक्शन के प्रमुख कारण आपको याद रखना है। पहला कारण है उत्सुकता। तो कई सारे व्यक्ति उत्सुकतावश भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव का मतलब है कि समाज में देखिए कई सारे बड़े बुजुर्ग जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनकी देखा देखी करके छोटे व्यक्ति भी घर के नशीले पदार्थों का सेवन करना सीख जाते हैं। फिर तीसरा है निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए उत्सुकतावश या उत्तेजनावश उसको चिंता से छुटकारे का वो अनुभव करता है, जिस कारण से वो लगातार उसका सेवन करता है। चौथा रीजन है उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति। तो ये चारों कारण आपको याद रखने हैं। औषधि व्यसन, व्यसन या एडिक्शन क्या होते हैं, व्यसन के प्रमुख कारण आपको याद रखने हैं। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इसके पहले भी देखिए हमने 5 से 6 वीडियो 2 नंबर वाली आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।